जो कंडीशन आज बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उनकी जो आज है वही मेरी एक हफ्ते पहले थी। पापा का 10 लाख बर्बाद किया तो उसके 11 भी सही। सरकारी नौकरी कितने हजार लोगों को मिल पाती है, तो बाकी सब कहाँ जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप पचौरी आज आपके बीच एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी फैमिली का, अपने माता पिता का और अपने गुरुओं का और साथ ही अपने कोचिंग संस्थान का नाम गौरव से बहुत ऊपर किया है। आइए, इनका नाम है राज दीक्षित। पहले तो सभी बच्चों को आप बताइए कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, किस एग्ज़ाम के थ्रू आपने एग्ज़ाम निकाली है। सर, मेरा सिलेक्शन जो है सितंबर में हुआ था। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, जिसको MANIT और NIT भोपाल के नाम से भी जाना जाता है, MSAT के नाम से, उसमें हुआ है। उसके ऊर्जा विभाग में तकनीकी हेड के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि सेंटर की जॉब है, जिसका ग्रेड पे 4200 रुपये है। और आप बताइए, इसमें पोस्टें कितनी निकली थी? सर, मेरे डिपार्टमेंट की एक ही पोस्ट थी जिस पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप सोचिए, एक ही पोस्ट थी और उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। हमारे पास इतनी वैकेंसियाँ आती हैं और हम ये कहते रहते हैं कि पोस्टें कम आई हैं या हमारा सिलेक्शन इस कारण नहीं हो पाए। ये एक ही पोस्ट थी, उनमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप थोड़ा ये बताइए, जैसे इन बच्चों को कि जैसे आपने ये तैयारी की है तो आप यहाँ पर सफल हुए हो, तो आपने प्लानिंग कैसे की थी तैयारी? सर, प्लानिंग तो ये थी कि मैं PSC का स्टूडेंट था, स्ट्रगलिंग फेज में था। आज मैं यहाँ बच्चों को ज्ञान देने के लिए बैठा हूँ। कल मैं भी बच्चों की जगह था, मोटिवेशन ले रहा था दूसरों से। तो जो मैंने पॉजिटिव किया, जो नेगेटिव किया, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी हर बच्चा अपनी स्ट्रेटेजी खुद ही बनाता है, खुद ही उसको फॉलो करता है। तो बस ये था कि मुझे व्यापम की तैयारी करनी थी और सत्यार्थी की ब्रांच खुली थी, नई ब्रांच भोलाराम के पास बोहरकुआ पे। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मुझे मेरे गुरु मिले, प्रदीप पचौरी जी, शर्मा सर जी, डांगी सर, सब मिले मुझे वहाँ। उनके गाइडेंस में मैंने चीज़ें पढ़ी। और फिर मेरी एक हैबिट थी कि मैं जब पैसे खर्च हो रहे हैं तो मैं ये संकोच नहीं करता कि ये फॉर्म भरूँ, ये फॉर्म ना भरूँ। मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं फॉर्म भरने पे। मैं एक दिन बैठ के गणित लगा रहा था तो 30,000 से ऊपर तो सर मेरे फॉर्म भरने पे पैसे खर्च हो चुके हैं। सैलरी में भी आप निकल जाएगा, आधी सैलरी में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो निकल जाएगा। उस टाइम थोड़ा लगता था ना। लेकिन वही जो पैसे मैंने खर्च किए, एक पोस्ट कभी आ रही, कभी 4 पोस्ट आ रही, तो उससे मुझे 2 फायदे हुए। एक तो मेरी कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं हुई। एक एग्जाम खत्म हुआ, अब बच्चे सोचते 6 महीने बाद कोई दूसरा एग्जाम है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कि वो एक ही एग्जाम के पीछे पड़े रहते हैं और होपलेस होते रहते हैं, क्योंकि उन पर रिश्तेदारों का, माता पिता का, अड़ोस पड़ोस के पड़ोसी भी पूछने देते हैं, भैया आपका क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि अपन को किसी की सुनना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहिए। बीच बीच में जो एग्जाम आ रहे हैं उनके फॉर्म भरिए। उससे फ़ायदा ये रहता है कि आपकी तैयारी एक बार रिवीजन हो जाता है। मेन ये रहता है कि जितनी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कितनी बार हुआ है। बिल्कुल सर, क्या होता है जब हमारा टारगेट अगर 6 महीने दूर है तो हमारी जो पढ़ाई 8 घंटे हो रही थी वो 4 घंटे होने लगती है। हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम ज़्यादा फॉर्म भरते हैं अगर जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। व्यापम के सब्जेक्ट्स में क्या आता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK, साइंस, एक आध चीज़ें और एक्स्ट्रा होती है जो हमें लगभग मोस्टली 70 to 80% एग्जाम्स में पूछ ही जाती है। तो जब उनसे रिलेटेड हम एग्जाम भरते रहते हैं और हमें जैसे ये एग्जाम खत्म हुआ, अगर खराब भी गया, अगले महीने फिर टारगेट पे, तो हमारी कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं होती। हमारे रिविजन, नंबर ऑफ रिविजन बढ़ जाते हैं। तो उसका मुझे फायदा मिला है। और आपने जैसे बच्चों पे जो प्रेशर आता है घर का, रिश्तेदारों का, कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो, तो वो प्रेशर आपने कैसे रिलीव किया, थोड़ा आप वो बताइए बच्चों को। सर, प्रेशर तो बहुत था। जब तक कोई सिलेक्ट नहीं होता उससे पहले वो सेम जो कंडीशन आज बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उनकी जो आज है वही मेरी एक हफ्ते पहले थी। जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया मैं भी बहुत हताश था, परेशान था। बस मुझे इस बात का संतोष था, मैंने घर पे अपने बोला भी था कि मैंने अपनी जी जान से मेहनत की है, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया है। बाकी फिर गुरुओं का कंट्रीब्यूशन रहा। अब गुरु जी का तो ये है कि गुरु जी सबके लिए समान है, जो जिस हिसाब से उनसे जितना निकाल ले वो निकाल सकता है। तो आप ही लोगों से ये कहना चाहेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे कुछ वैकेंसी जैसे नहीं आती हैं तो हमें और वैकेंसियों पे फॉर्म भरने ही चाहिए। अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है। कैसी भी परिस्थिति आती है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, और उस स्ट्रगल को जिसने फेस कर लिया और अच्छी तरीके से निकाल लिया, सिलेक्शन लेके जाता है। इससे पहले आपके कितने एग्जाम नहीं निकले, पहले ये बताइए आप। सर, मैं वही बता रहा हूँ, जिस दिन मेरा 20 तारीख को नेट पे मैनेट ने साइट पे अपलोड किया मेरा रिजल्ट, 21 को मैंने खोल के देखा तो मेरा जब सिलेक्शन लिस्ट में नाम था, पहले तो मैंने 15 से 20 लोगों से चेक करवाया कि मेरा भी हो सकता है। कि मैं अपने आप को इतना अनलकी मानने लगा था। मैंने इतने फॉर्म भरे थे, इतना रिजेक्शन झेला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसके बाद जब मैं शांति से घर पे जाके बैठा था तो मैंने सिर्फ यही काउंट किया कि मैंने अभी तक कितने फॉर्म भर दिए। सर, मैंने 30-35 हज़ार रुपए के तो फॉर्म के पैसे बर्बाद कर दिए। उस टाइम लगता था कि यार मैंने कितना गलत किया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि जितनी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करोगे, जितना अपने आप को काबिल बनाओगे, कैसे
कि नंबर ऑफ़ डिप्लोमास ज़्यादा, CPCT कर लिया, कहीं आपने PGDCA कर लिया, कहीं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दी, कहीं मैंने MSW डाल दी। मतलब आप नेगेटिव नहीं हुए किसी भी चीज़ से, मतलब अपने आप बस ये लगता था थोड़ा, बच्चे कहाँ वहाँ डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जैसे उनको ये लगता है यार मैं तैयारी के लिए पापा का पैसा खर्च कर रहा हूँ, बाहर रहने के लिए भी खर्च कर रहा हूँ, अब ये फालतू की डिग्रियाँ करने पे भी खर्च कर दूँ, एक ही फोकस रखो। ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी कितने करोड़ लोग हैं, सरकारी नौकरी कितने हज़ार लोगों को मिल पाती है, तो बाकी सब कहाँ जाएंगे। तो एक एक दो दो चार चार पोस्ट जो आती है ना, होने दो पैसा खर्च, क्योंकि वो एक शॉट में होगा। मेरे 30-35 हज़ार खर्च हुए, मेरी 60 हज़ार के आसपास सैलरी निकलेगी, आधे महीने में खत्म हो जाएगी। लेकिन उस टाइम लगता था ना, तो वो सब छोड़ो। जब पापा का 10 लाख बर्बाद किया तो उसके 11 भी सही, कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। लेकिन एक दिन आप भी पॉजिटिव होंगे और आप भी यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ आज, वहाँ आप भी बैठे होंगे। तो आपने जो पढ़ाई के साथ साथ आपने जो नोट्स वगैरह हैं वो आपने कैसे तैयार किए, और आप वो बच्चों को बताना चाहो कि भाई कैसे तैयारी करें? पेपर से पहले जो बच्चों की दिक्कत आती है कि सर रिवीजन कैसे करें, या टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं, कौन सी बुक खरीदें, ये बच्चों मार्केट में बहुत भ्रांति फैली हुई है कि हम ये कर लें वो कर लें। तो थोड़ा आपने किस तरीके से की वो आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, मैं क्या रहता है कि जैसे ही किसी कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसके पास ज्ञान का भंडार होता है, तो मैं वो ज्ञान देना नहीं चाहता। मुझे जो पता है कि मेरे रास्ते में जो 2 पॉजिटिव चीज़ें मैंने की, वो मैं बस बच्चों को बता सकता हूँ। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने के लिए यूट्यूब भरा हुआ है। वो ये है, एक तो मैंने नंबर ऑफ़ फॉर्म्स में कभी कंजूसी नहीं की, जितने डाले उतने डाले। दूसरा क्या है, एक चीज़ जो सभी बच्चे जानते हैं, अब UPSC के बच्चे से पूछ लीजिए, PSC के बच्चे से पूछ लीजिए, चाहे अगर व्यापमं का सिलेक्टेड बच्चा हो उससे पूछ लीजिए, उसने सबसे पहले क्या चीज़, एक चीज़ कॉमन रहती है, वो ये सर ने पढ़ाया, वो चीज़ हमें घर पे जाके पढ़नी ही है, एनी हाउ उसके बाद ही सोना है। वो हमारा एक टारगेट होना चाहिए। दूसरा, आपको सर पढ़ाते जाएं, आपके चैप्टर्स जैसे कंप्लीट हो जाए उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। आपका पूरा सिलेबस, जैसे हर चैप्टर, जैसे सर ने पढ़ाया 50 पेज में एक चैप्टर मैथ्स का नंबर सिस्टम, आपके पास वो 5 से 7 पेज में होना चाहिए। ऐसे ही जब आपके सारे सब्जेक्ट्स के 80-80, 100-100 पेज में पूरे सब्जेक्ट कवर होंगे आपके पास, तो आपको टाइम कितना लगेगा? आज मैं अपने नोट्स आप मेरे देखेंगे ना तो पीले पड़ चुके हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ रिवीजन 30 से 40 बार हो चुके हैं। तो जब वो शॉर्ट नोट्स आपके पास होते हैं तो कोई भी एग्जाम, जैसे मैंने नंबर ऑफ एग्जाम ज़्यादा भरे तो क्या हुआ, मेरे 3 दिन पहले मैंने अपने नोट्स उठाए, 3 दिन में मेरे सारे 6 के 6 सब्जेक्ट खत्म, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। तो जब नंबर ऑफ रिवीजन आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो वही चीज़ें जो मुझे भी ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मुझे भी ना मैथ ज़्यादा समझ में आती थी, हिंदी तो मेरी अब जाके इंप्रूव हुई है, अभी तक ढंग से सही लिख भी नहीं पाता था। मतलब हाँ, इंग्लिश मीडियम से हूँ मैं सर, हिंदी सही से लिख भी नहीं पाता था। लेकिन नंबर ऑफ रिविजन्स मेरे ज़्यादा होने की वजह से मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हो गया डांगी सर की मदद से। मैथ्स आपने इम्प्रूव करवा दी, साकेत सर हुए, शर्मा सर हुए जीके के लिए, तो वो नंबर ऑफ रिवीजन जब मेरे 30-40 हो गए तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ फॉर्म भरो, जो होगा देखा जाएगा। अगर बर्बाद होना होगा तो वो श्याम बाबा के हाथ में, नहीं होना होगा तो वो श्याम बाबा के हाथ में। थोड़ा धार्मिक प्रकृति के भी हो आप? बिल्कुल सर, मैं पहले बहुत ही बिल्कुल नहीं मानता था। मैं क्या साइंस बैकग्राउंड का, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। मैंने NIT भोपाल से इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल ब्रांच में 10-14 बैच पास आउट हूँ मैं। और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा मानता था। मैं कहता था बस यहाँ से हाथ जोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं आप जहाँ की आपकी श्रद्धा भक्ति हो, आप वहाँ 1-2% तो वहाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपके 90% आपकी मेहनत रहती है। और आप थोड़ा ये बताइए, जैसे आप क्लास आते थे तो आपकी रेगुलरिटी कितनी रहती थी? शादियाँ होती हैं, मोहल्ले में शादी, गांव में शादियाँ, त्योहारों का आता है तो हर त्यौहार पे बच्चों का देखा जाता है कि एब्सेंट रहते हैं क्लासों में। तो थोड़ा आप उनको बताइए बच्चों को कि कैसे आपने वो चीज़ें करी हैं। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने स्कूल और कॉलेज सबसे ज़्यादा बंक किए हैं। और कोचिंग्स मैंने अगर टोटल जितनी भी मैं सत्यार्थी ज्वाइन करी या कहीं भी की हो, मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा दिन आया हो जिसे मैंने कोचिंग छोड़ी हो। मैंने कोई कोचिंग का कोई क्लास कभी छोड़ी ही नहीं। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि अगर आप कोचिंग आते हो तो कोचिंग को रेगुलर जरूर रखिए। ये नहीं है कि कहीं चाचा के यहाँ शादी आ रही है, कोई यहाँ पर हो गया, तो आप जब बीच में जाते हैं, गैप करते हैं, तो आपकी जो कंटिन्यू बनी रहती है वो खराब हो जाती है। फिर क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चे थे मेरे, फिर वो कहते अब हम नेक्स्ट बैच में कर लेंगे। वो नेक्स्ट बैच में जिस दिन आपने टाला तो वो आपका साल गया, क्योंकि आप नेक्स्ट बैच में डाले मतलब यहाँ पूरी ताकत से, फिर आप 2 महीने और भी पढ़ेंगे तो उतनी एफिशिएंसी दे ही नहीं पाएंगे आप। आपको पूरी ताकत तभी लगेगी जब आपके ऊपर प्रेशर होगा कि यार 4 दिन की क्लास हो गई और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं करूँगा। जब आप उसको अचीव करने की कोशिश करते रहते हो ना पूरी ताकत से, तो वो 90% पहुंच जाओगे आप, 95% पहुंच जाओगे, 100% अचीव नहीं हो पाएगा। तो वो तो बेस्ट है। और आप बीच में क्विट कर दिए तो और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राज दीक्षित के नाम से इनका बैच भी था। उसका एक रीज़न था, ये बैच में एक ऐसे बालक थे कि इनकी शिकायतें बहुत जाती थी। शिकायतें ऐसी नहीं जाती थी कि किसी को कुछ परेशान किया, शिकायतें इस बात की जाती थी कि सर थोड़ा जल्दी कराइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, आप बोर्ड पे फ़ोटो खींचने दीजिए, हम लिख लेंगे। उससे ये फ़ायदा होता था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास में ज़्यादा डिस्कस हो जाते थे।
तो कई बच्चों को दिक्कत भी होती थी। तो उससे इनका कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि बच्चे शिकायत करते हैं तो उनको कोई फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि क्लास में अगर छोटा से भी डाउट है अपना क्लियर करिए, कोई क्या सोचेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जिन लोग पीठ पीछे कहते थे भैया वो ऐसा है वैसा है, आज वही लोग इनको बधाई भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। आप क्लास में छोटी से छोटी चीज़, ये नहीं शर्माना है कि सर क्या कहेंगे या बच्चे क्या कहेंगे। आप पढ़ने आए हैं, एक एक चीज़ डिस्कस करिए, हर चीज़ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग भी मैं चाहूँगा कि इसी तरह मेहनत करिए, सिलेक्शन करिए और इस सीट पे आपको भी बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तो फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार रहा है कि सभी लोगों ने बहुत मेहनत की और सबके सपोर्ट से आप सिलेक्शन लिए। धन्यवाद।